वायुदाब पेटियों का अध्ययन करने के बाद आज हम बात करेंगे वायुदाब पेटियों के स्थानांतरण की, यानी प्रेशर बेल्ट किस तरह शिफ्ट होती हैं कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच और उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं विश्व के अंदर, इसकी आज चर्चा करेंगे। तो आप चित्र के अंदर देख रहे हैं कि यह हमारी 0 डिग्री लाइन भूमध्य रेखा। सितंबर और मार्च सूर्य यहाँ पर लंबवत होता है, लेकिन हम बात करेंगे पहले हम जून और जुलाई की, क्योंकि 23 जून को सूर्य बिल्कुल कर्क रेखा के ऊपर लंबवत हो जाता है और कर्क रेखा पर ही विश्व के अनेक बड़े मरुस्थल हैं वो मिलते हैं, चाहे मैक्सिको का सोनोरेन है, अफ्रीका का सहारा है, अरब है, थार है, ये सभी मरुस्थल यहाँ मिलते हैं। इस कारण इस पेटी का तापमान अत्यधिक हो जाता है, हाईएस्ट हो जाता है। तो जो निम्न दाब की पेटी भूमध्य रेखा पर थी वह स्थानांतरित होकर कर्क रेखा के ऊपर आ जाती है, तो यानी पूरा सिस्टम ही ऊपर की ओर खिसक जाता है। इसका पहला प्रभाव तो ये पड़ता है, तो यानी यहाँ हाईएस्ट टेम्परेचर, फिर क्या होगा, कन्वेंशनल करंट उठेंगी, संवहन धाराएं यहाँ से उठेंगी, वो यहाँ का प्रेशर क्या बना देंगी, लो। तो ये लो प्रेशर बेल्ट बन जाएगी। तो जो ITCZ है जो कि आमतौर पर भूमध्य रेखा पर होता है वो यहाँ स्थानांतरित हो जाएगा। तो यहाँ पर जो तापमान है वो कम हो जाएगा, तो कम होने से यहाँ प्रेशर हाई हो जाएगा, लेकिन जो डोलड्रम्स हैं वो यहाँ से नहीं हटेगा, क्योंकि यहाँ का प्रेशर है वो डायनेमिक है। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो सबसे ज़्यादा प्रभाव भूमध्य रेखा पर ही पड़ता है, तो यहाँ पर एक शांत कटिबंध का निर्माण होता रहेगा हमेशा के लिए, जबकि जो लो प्रेशर की पेटी है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, जो दक्षिणी गोलार्ध की ट्रेड है वो फेरल के नियम का अनुसरण करती हुई अपने बाईं ओर चल रही हैं और वो लो प्रेशर ढूंढ रही हैं। तो लो प्रेशर उसे हमेशा तो मिलता था भूमध्य रेखा के ऊपर, लेकिन भूमध्य रेखा के ऊपर का लो प्रेशर कहाँ शिफ्ट हो गया है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। तो ये हवाएं अपनी भूमध्य रेखा को पार करते ही अपनी दाईं ओर मुड़ जाएंगी फेरल के नियम के मुताबिक, क्योंकि कोरियालिस बल यहाँ काम कर रहा है। तो ये हवाएं जब भारत में प्रवेश करेंगी तो इन्हीं को मानसून हवाएं कहा जाएगा, और ये साउथ वेस्ट से आ रही हैं तो इन्हें साउथ वेस्ट मानसून कहा जाता है, जो कि भारत के अंदर वर्षा करती है। तो ये कब होगा स्थिति, जून और जुलाई के बीच, ये आपने ध्यान रखना है, क्योंकि शक्तिशाली निम्न दाब का केंद्र पूरे भारत के ऊपर है और मानसून हवाएं पूरे इस पेटी पर पूरे पर ही प्रभावी होंगी, यानी इस चैनल पर जो जो देश आते हैं वहाँ मानसूनी हवाएं पहुँचेंगी। लेकिन भारत के लिए ये एक मौलिक स्थिति है, क्योंकि जब सर्दियों के दौरान यही ITCZ मकर रेखा पर स्थानांतरित होगा तब हवाएं वापस आएंगी, तो आते टाइम भी कुछ वर्षा यहाँ तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तटों पर होगी। तो हम गर्मी और सर्दी दोनों ही ऋतुओं के अंदर इन हवाओं से, जो मानसूनी हवाएं हमारे भारत के अंदर बारिश करती हैं, तो ये स्थिति जून और जुलाई के अंदर होगी। उसके बाद एक दूसरी स्थिति होगी, वो कब होगी, दिसंबर और जनवरी के दौरान, जब सूर्य मकर रेखा के ऊपर लंबवत चमकेगा। तो ये सारी पेटियां हैं वो नीचे की ओर स्थानांतरित हो जाएंगी दक्षिणी गोलार्ध के अंदर। तो जब सूरज यहाँ चमकेगा लंबवत, तो इस दिशा के अंदर यहाँ नॉर्थ पोल के आसपास तापमान है वो बहुत कम हो जाएगा। तो विश्व का सबसे ठंडा स्थान कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ आर्कटिक सर्कल के ऊपर, जो साइबेरियन रूस है उसके अंदर परख्योंस्क जगह है कि महाद्वीप के बिल्कुल बीचों बीच है, वहाँ
विश्व का सबसे न्यूनतम तापमान पाया जाता है। तो अब एक क्वेश्चन और यहाँ आपके मन में उठ रहा होगा कि आर्कटिक सर्कल जो कि 66.5 डिग्री पर है, वहाँ तापमान सबसे कम है, तो नॉर्थ पोल के ऊपर और भी कम होना चाहिए, सबसे कम होना चाहिए, क्योंकि वहाँ तो किरणें पहुँच ही नहीं रही। लेकिन जो हमने पिछली वीडियो के अंदर जो हम वायुदाब पेटियों का अध्ययन कर रहे थे, उसके अंदर हमने देखा था कि नॉर्थ पोल के ऊपर हवाएं भंवर बनाती हुई उतरती हैं। उससे क्या हो जाता है, यहाँ का प्रेशर हाई हो जाता है, एक उच्च वायुदाब पेटी विकसित होती है। तो जहाँ वायुदाब उच्च होता है वहाँ तापमान भी कुछ उच्च हो जाता है यहाँ के मुकाबले। और दूसरी बात कि यहाँ की जितनी भी ऊष्मा है रूस के साइबेरिया के अंदर, वो ऊष्मा यहाँ की बर्फ़ को गलाने में चली जाती है, तो बिल्कुल स्थान बहुत ज़्यादा ही ठंडा हो जाता है। तो विश्व का न्यूनतम तापमान यहाँ मिलता है रूस के अंदर, बर्ख्योन्स्क के अंदर। यही स्थिति जब सूरज यहाँ लंबवत होता है कर्क रेखा के ऊपर, तब साउथ पोल के आसपास, साउथ पोल के ऊपर एक पास पॉइंट है यहाँ, वहाँ सबसे न्यूनतम तापमान दक्षिणी गोलार्ध में होता है। तो यहाँ ज़्यादातर भाग क्या है, जलीय भाग है, जबकि वो महाद्वीप का हिस्सा है। इसलिए विश्व का न्यूनतम तापमान यहाँ और दक्षिणी गोलार्ध का न्यूनतम तापमान यहाँ साउथ पोल पर पाया जाता है। ये भी आपने ध्यान रखना है। तो दिसंबर और जनवरी के दौरान, खासकर 3 जनवरी को एक विशेष स्थिति होती है, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी है वो सबसे कम हो जाती है। तो यहाँ सबसे अधिक तापमान मिलता है 3 जनवरी को, और इसी दौरान सूर्य यहाँ लंबवत है। तो यहाँ क्या होगा, बड़े बड़े मरुस्थल यहाँ भी हैं, खासकर अटाकामा है, कालाहारी है, या पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का है। तो बड़े बड़े मरुस्थलों की पेटी यहाँ भी मिलेंगी। तो वही काम यहाँ होगा, हाई टेम्परेचर, कन्वेक्शनल करंट्स, लो प्रेशर, ITCZ यहाँ विकसित हो जाएगा। तो अब हवाओं की गति दिशा क्या होगी, इधर होगी, यानी जो ऊपर की हवाएं हैं वो इस तरह भूमध्य रेखा की ओर आएंगी, जो कि ट्रेड विंड्स है, वो इसी दिशा में सर्दियों के अंदर हमेशा चलती हैं। तो इस दिशा के अंदर हवाएं आ रही हैं, निम्न दाब को ढूंढ रही हैं, जो कि आमतौर पर इक्वेटर के आसपास होता है, लेकिन लो प्रेशर यहाँ है, ITCZ यहाँ है। तो हवाएं इसको पार करते ही यहाँ की ओर आ जाएंगी 23 डिग्री के ऊपर। तो फेरल का नियम इन हवाओं के जो रास्ते हैं वो मोड़ देता है, वो ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त एक चीज़ और आप देख रहे होंगे कि जब जून और जुलाई के अंदर सूर्य यहाँ लंबवत है, खासकर 23 जून को, तो 23 जून को जो स्थिति है, हवाएं आ रही हैं 15-20 डिग्री साउथ से इसको पार कर रही हैं। फिर यहाँ जो गहन शक्तिशाली निम्न दाब है, वहाँ से हवाएं ऊपर उठेंगी, जेट बनेंगी और वापस कहाँ उतरेंगी, यहाँ, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर क्या है, उच्च है। तो एक सेल यहाँ निर्माण होगा, यानी धरातली हवाएं और जेट हवाओं का एक सेल, जो सेल हम पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ के आए हैं, पिछली वीडियो के अंदर। तो इस सेल को भी हेडली सेल का ही यह एक रूप है, जो कि शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट के कारण थोड़ा विकृत हो गया है। तो यही काम यहाँ होगा, कब, जब स्थिति दिसंबर और जनवरी के अंदर सूर्य यहाँ लंबवत होगा। तब भारत के अंदर क्या प्रभाव होगा, यह हम विशेष रूप से सीख लेते हैं, क्योंकि वह हमारे लिए जरूरी है। तो भारत के अंदर मॉनसून पवनें
सर्दियों के अंदर यहाँ बारिश करती हैं। तो इसका मतलब हवाओं की स्थिति क्या है, इस तरह हवाएं चल रही हैं और फेरल के नियम के मुताबिक दक्षिणी गोलार्ध में बाएं मुड़ गई हैं और यहाँ आएंगी लो प्रेशर के पास। फिर यहाँ से हवाएं ऊपर उठेंगी, कन्वेक्शनल करंट जेट बनेंगी और कहाँ उतरेंगी, जो इस लाइन पर, जो कि 30 डिग्री की रेखा है, यानी जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमालय पर्वत, वहाँ पर ऊपर से आ रही हवा 45-50 डिग्री से, उनके साथ एक क्या होगा, टकराव होगा। यह बात ध्यान रहे कि जो यहाँ से हवाएं उठी हैं वे क्या हैं, ऊपरी जेट हैं, और इधर से आ रही हैं यह भी ऊपरी जेट है। तो ऊपर ही यह मिल रही हैं 10, 11, 12 किलोमीटर तक, और ऊपर एक चक्रवात बन रहा है और वो चक्रवाती हवाएं यहाँ उतरेंगी जम्मू कश्मीर की घाटियों के अंदर, हिमालय पर्वत के अंदर, उत्तराखंड यहाँ। तो यहाँ उतरेंगी तो इनको क्या कहा जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ। फिर यही जो हवा है वो बारिश करती हैं उत्तर भारत के अंदर, जो कि हमारे सर्दियों के अंदर गेहूं की फसल के लिए आवश्यक होती है या बहुत ही लाभ पहुंचाती है। अब यहाँ एक चीज़ और है कि जैसे जैसे हवा नीचे उतरती है, तो हवा नीचे उतरती है तो उसका तापमान बढ़ता जाता है, उसकी सापेक्षिक आर्द्रता कम होती जाती है। फिर बारिश कैसे होती है, यह एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कई एग्ज़ाम्स के अंदर पूछा जाता है। तो यहाँ 3-4 जो हिमालय की श्रेणियाँ हैं हम जानते हैं, जो वृहत्तर हिमालय है, ट्रांस हिमालय है, फिर लघु है, शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, ये सब। तो यहाँ इन घाटियों के अंदर जब हवा नीचे उतरी तो उसका तापमान अधिक हो गया है, लेकिन एक घाटी के अंदर उतरने के बाद जब वापस ऊपर चढ़ती हैं तो ऊपर जाकर घाटियों से नमी लेकर ऊपर चढ़ती हैं तो ऊपर जाकर संघनित हो जाती हैं हवा, क्योंकि ऊपर तापमान कम है। तो यहाँ बारिश करती हैं चोटियों के ऊपर। इसी तरह नीचे गंगा के मैदानों के अंदर भी बारिश करती हैं, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यहाँ भी बारिश अच्छी होती है सर्दियों के दौरान। तो ये शिफ्टिंग ऑफ हमारा प्रेशर बेल्ट्स है। तो हमने देखा कि आमतौर पर एक लो प्रेशर की पेटी भूमध्य रेखा के आसपास बनी रहती है मार्च के अंदर या सितंबर के अंदर, लेकिन जून के अंदर सूर्य यहाँ लंबवत होता है तो पेटियाँ थोड़ी थोड़ी ऊपर खिसक जाती हैं, और दिसंबर के अंदर जब यहाँ लंबवत होता है सूर्य तो पेटियाँ नीचे की ओर खिसक जाती हैं। ITCZ भी खिसकता है, उससे फिर पूरे विश्व का जो तापमान है वह बदल जाता है, मौसम बदल जाता है और समदाब रेखाएं भी बदल जाती हैं, जो कि तापमान आइसोथर्म्स का अनुसरण करती हुई मुड़ जाती हैं। और उत्तरी गोलार्ध के अंदर चूँकि स्थल भाग अधिक है तो उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा अनियमितताएं देखने को मिलती हैं समदाब रेखाओं पर। धन्यवाद।